नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। साथ ही इसी क्रम में अगर बात की जाए तो आप सभी को पता होगा कि किरण कंपटीशन का आपका जो प्रैक्टिस सेट है, यह प्रैक्टिस सेट आपका चलाया जा रहा है, जो कि आज यह प्रैक्टिस सेट नंबर आपका तीसरा होने वाला है। इससे पहले आपका प्रैक्टिस सेट 1 और 2 अपलोड कर दिया गया है। जो साथी नहीं देखे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को भी देख लें। और साथ में साथियों, आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट है, यह भी चलाया जा रहा है। और साथ में जो आपका एनसीईआरटी प्लस स्टेट बोर्ड का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको भी हम चला रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप सभी का जो सपना है इस बार सुपर टेट क्रैक करने का, हमारा भी वही सपना है कि आप लोग इस बार सुपर टेट क्रैक करें। इसलिए साथी हम लगातार मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए एक पे एक बेहतर से बेहतर कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो प्लीज़ आप जो भी साथी नए आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिस साथी को इस प्लेलिस्ट पे आप जाकर देख सकते हैं, सारा का सारा कंटेंट आपका पड़ा हुआ है। और जिस साथी को यह पीडीएफ चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लें। तो साथियों, यह मैथ और रीजनिंग का जो आपका क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि यह मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है आपका 40 है। उसके बाद आपका जीएस का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जीएस के क्वेश्चन पे अध्ययन करेंगे, उसके बाद मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे आपका प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप सभी लोग। प्रश्न नंबर आपका जो जीएस का पहला कह रहा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है और बहुत ही फेमस यह प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? आप लोग भी हमारे साथ साथ कमेंट बॉक्स में लगाते चलेंगे, ताकि यह प्रैक्टिस सेट आपको पता चल पाए कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए इनके बारे में तो याद रखेंगे साथी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1942 से लेकर 1946 के बीच में लिखी जाती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और इस पुस्तक में साथियों नेहरू ने क्या किया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य तक के सारे इतिहासों का अध्ययन किया है। इसको याद रखिएगा, सारे इतिहास का वर्णन करने का कोशिश किया गया है उनके द्वारा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है कब? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो दिवस मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आपका यहाँ पे एक नंबर फिक्स है। किसी भी तिथि को आप लोग याद रखेंगे, जो इम्पोर्टेंट दिवस है उसको आप लोग जरूर से याद रखिएगा। किसी भी एग्ज़ाम के लिए 1 नंबर 2 नंबर वहाँ पे फिक्स होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगर बात करें हम आगे, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। कहता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो कहते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? साथ ही इसकी जो स्थापना था वह आपका 1969 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कब हुआ था, तो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। और याद रखेंगे कि इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उस समय साथ ही प्रशासनिक और भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के हेतु इसको बनाया गया था। ठीक है, बाद में ये वैज्ञानिक रूप से कार्य करने लगा है, तो इसको याद रखिएगा आप सब। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही सुमेलित नहीं है, स्टेटमेंट वाला यह प्रश्न है। पेट्रोलियम के संगठन उपयोग जो है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे फेरामिन मोम जो होता है खाद्य पदार्थ, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। साथियों कितना होता है, तो 37 डिग्री होता है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना चाहिए आप सभी को सामान्य रूप से भी। हम बात करें अगर आगे, तो यह भी याद रखिएगा कि तापमान व्यक्ति की उम्र, दिन के समय और किसी के सक्रिय होने या फिर होने के अनुसार अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो तापमान कहीं ना कहीं फिक्स नहीं होता है, मौसम के अनुसार, व्यक्ति के विचार पे अनुसार कैसा वह व्यक्ति सोच रहा है। कोई गर्म मिजाज का होता है, कोई नरम मिजाज का होता है, कोई क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा है। तो वैसे जैसे जैसे उसका थिंकिंग लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे व्यक्ति का
जो शरीर का तापमान होता है उसमें भी परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन सामान्यतः आपसे पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा सामान्य रूप से 37 डिग्री होता है। अगर बात करें हम आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कहता है करो या मरो का नारा किसके साथ जुड़ा हुआ है। करो और मरो का जो नारा है साथी, यह आपका याद रखेंगे किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। किसके द्वारा कहा गया था, तो यह भी याद रखेंगे महात्मा गांधी के द्वारा यह आंदोलन में यह स्लोगन दिया गया था, यह नारा दिया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। डू एंड डाई का जो यह था बात, इसमें कहा गया था साथियों महात्मा गांधी के द्वारा। कब कहा गया था यह भी डेट याद रखेंगे, तो 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप सभी। चलिए बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन पे अगर बात की जाए तो कहता है, ध्यान दीजिएगा साथी, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। इसमें से सही कथन कौन सा है, यहाँ पे आप सभी ध्यान दीजिएगा। तो पहला जो कथन है कह रहा है पेट, जो कि पॉलीएथिलीट टरथेलेट है, यह एक बहुत सुपरिचित प्रकार का इथेनॉल है। सेकंड कह रहा है आपका एस्टर वे रसायन है जो कि फलों को उनकी गंध प्रदान कराते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट कह रहा है संश्लेषित रेशे जो कि गर्म करने पर भी नहीं पिघलते हैं। और आपका ऑप्शन नंबर डी है, सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल रूप से कच्चे माल जो पेट्रोल रसायन कहलाते हैं, इसे विधिक प्रक्रमों द्वारा तैयार किया जाता है। अब इसमें से कौन सा कथन सही है यह आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी साथियों, ऑप्शन नंबर 4 केवल बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करें अगर आगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। साथ ही कल का क्लास आप सब देखे होंगे तो आपको हम बताए थे कि पृथ्वी जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, चलिए इसके बारे में आप लोग बताइएगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा साथी क्या, तो ऑप्शन नंबर 3 21 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। इस बात को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करें अगर आगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी है वो आपका साथियों फीमर हो जाएगा, याद रखेंगे कौन सा हो जाएगा, फीमर हो जाएगा। साथ ही यह जांग में पाया जाता है, यह भी याद रखेंगे। यह जो फीमर हड्डी है यह आपको कहाँ पे पाया जाता है, तो जो जांग होता है साथी वो जांग के हड्डी होते हैं, याद रखिएगा इस सब। ठीक है, फीमर 50 सेंटीमीटर की लंबा तक साथियों पहुंच सकता है और यह हड्डी हमें चलने और कूदने में मदद करती है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जो हमारे जांग का बॉडी का सबसे पूरे बॉडी का जो हड्डी होता है वो सबसे मोटा और सबसे बड़ा हमारा जांग का ही हड्डी होता है। इस प्रकार से आप लोग भी याद रख सकते हैं। ठीक है, जो कि हमें दौड़ने में, कूदने में, फांगने में, ये सभी में मदद करती है। आगे हम नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पे बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहता है किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका साथी क्या, तो याद रखेंगे गोदावरी नदी को क्या कहते हैं, तो दक्षिण गंगा कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, और यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य से होकर बहती है या फिर गुजरती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। बात करें हम आगे तो ध्यान दीजिएगा आप सब लोग यहाँ पे। चलिए बात करें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका 51 प्रश्न कह रहा है कि एपी सेंटर किससे संबंधित है। एपी सेंटर जो है यह किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे भूकंप से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा कि पृथ्वी की पपड़ी के अंदर का वह बिंदु जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम भूकंप कहते हैं या फिर साथियों एपी सेंटर भी कहते हैं, इसको याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो आगे बढ़ते हैं। कहता है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे आपके सिलेबस में स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पूछा गया है, तो याद रखिएगा स्वतंत्रता आंदोलन में जितने व्यक्ति थे उन सभी व्यक्ति का अपना अपना एक नारा था, उसको आप लोग जरूर से याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इस पर पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह कौन सा हो जाएगा, तो याद रखेंगे साथी सुभाष चंद्र बोस का यह नारा था दिल्ली चलो। ठीक है, कब दिया गया था, तो यह भी याद रखेंगे साथी कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह 1944 में, ठीक है, कब 1944 में भारतीय राष्ट्रीय
सेना INA के आंदोलन के दौरान सेना प्रेरित करने के लिए इस नारे को दिया गया था। सेना को प्रेरित करने के लिए इस नारे को दिया गया था, यह भी आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग बताएंगे। आगे हम बात करें तो कहता है, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति डैश में है। साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान देंगे, या इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर साथियों क्या, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, ठीक है, भूमध्य रेखा से ऊपर, ठीक है। दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय का अंतिम छोर जो है यह कन्याकुमारी की स्थिति से भूमध्य रेखा से ऊपर है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो अंतिम छोर उत्तर से दक्षिण की ओर है तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखिएगा जो भारत है अपना, इसका दक्षिणतम बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है, और आपका वहीं पूछा जाए कि उत्तर में इसका सबसे ऊपरी बिंदु कौन सा है तो इंदिरा कॉल है, इसको याद रखिएगा। यह सारे जो आपका साथियों है यह एक प्रकार का क्या है, काल्पनिक रेखा है, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। यह काल्पनिक रेखा है जो कि एक देश का अपना एक सीमा होता है, एक देश का अपना एक कह सकते हैं हम लोग काल्पनिक रूप से इसको विभाजन किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा का अवशोषण अधिक करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका काला, ठीक है, ऑप्शन नंबर काला इसका राइट आंसर हो जाएगा। काला कागज जो है यह ऊष्मा का अवशोषण सबसे अधिक करता है, और श्वेत जो है उजला जिसे कहते हैं, यह रंग कागज ऊष्मा का अवशोषण नहीं करता है, इसको याद रखेंगे। चलिए बात करें हम आगे, तो कहता है जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं वह क्या कहलाते हैं। बहुत ही बेसिक सा यह प्रश्न है, और जब आप टीचर बनेंगे तो ये सभी आपको पढ़ाना होगा कि कार्निवोरस क्या होते हैं, हार्निवोरस क्या होते हैं, ओमनिवोरस क्या होते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो जानवर से पौधे खाते हैं उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम शाकाहारी कहेंगे, ठीक है। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी 3 प्रकार के प्रजाति होते हैं, 3 प्रकार के आप कह सकते हैं जीव होते हैं, जिसको याद रखना होगा। आपको यह भी बताना है कि मनुष्य जो है यह कौन सा जीव है, क्या यह मांसाहारी है, शाकाहारी है या फिर सर्वाहारी है, यह आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था या फिर किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर साथियों 1, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने किए थे। किसने किया था, तो डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने किया था, याद रखेगा, मलेरिया मच्छरों से फैलने वाली खोज की थी, इसको याद रखेंगे। इनके बारे में अगर हम बात करें तो याद रखेंगे साथियों कि इनके द्वारा टीके की खोज की गई थी रोनाल्ड रॉस के द्वारा, जो कि इनका जन्म अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तराखंड के ये रहने वाले थे साथियों, यह भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम आगे हम बात करते हैं, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा यहाँ पे आप सभी ध्यान देंगे। क्लास कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। साथ ही कल के क्लास में आप लोग ने अच्छा फीडबैक दिया है, हमें अच्छा लगा है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए अब 2-3 क्लास रेगुलर बना रहे। डेली 2 से 3 क्लास करना पड़ रहा है हमको, चाहे जितना भी हमें मेहनत करना पड़े, लेकिन इस बार आपका सुपर टेट क्लियर होना चाहिए, ये आप ठान लीजिए और हम भी ठान लिए हैं। ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है साथी। यह क्या है, तो सबसे अधिक आबादी वाला साथियों यह राज्य है भारत का, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। और यह जो आंकड़ा है यह आपका 2011 के जनसंख्या के अनुसार है, जनगणना के अनुसार है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम आगे, तो कहता है पटना का हरमिंदर साहब डैश का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साथियों किनका हुआ था, यहाँ पे पटना सिटी में जो हरमिंदर साहब का जो आप कह सकते हैं वहाँ पे जो गुरुद्वारा है उनका जन्म किनका जन्म वहाँ पे हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी यह बेसिक सा प्रश्न है और इसका आंसर बिल्कुल आप लोग कर पा रहे होंगे कि साथियों इनका किनका हुआ था, गुरु गोविंद सिंह जी का हुआ था, जो कि सिख धर्म के यह 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे, यह भी आप लोग याद रखेंगे। बात करते हैं हम आगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है सौर ऊर्जा के सबसे छोटी बैटरिया,
ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सौर ऊर्जा के सबसे छोटी बैटरिया जांच की जाती है किससे? तो याद रखेंगे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरिया जो हो या किससे जांच की जाती है? तो सही हो जाएगा इसका राइट आंसर, चार्ज से जांच की जाती है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें हम आगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की जरूरत होती है वह क्या हो जाएगा? कौन सा फसल होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वह धान हो जाएगा। ठीक है, धान जिसे हम पैडी भी कहते हैं, तो याद रखेंगे इंग्लिश में से पैडी कहते हैं इसको। साथियों, धान की जो अपेक्षाकृत अधिक जल की आवश्यकता होती है और धान एक खरीफ फसल में आता है, यह भी बात आप लोग याद रखेंगे। कहता है नेक्स्ट प्रश्न आपसे कि क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेट ट्यूब या फिर CFN को सुरक्षित रूप से निपटान की आवश्यकता होती है क्योंकि? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्यों होती है? क्योंकि साथी यह आपका हो जाएगा, इसमें पारा वाष्म अधिक होती है, राइट आंसर इसका हो जाएगा। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। पारा का उपयोग होने से उच्च स्तर की मस्तिष्क की बीमारी, प्रजनन प्रणाली और भ्रूण का नुकसान पहुंचना सकता है और व्यवहार संबंधित समस्याओं में भी थोड़ा सा उत्पन्न देखने को मिलता है, इसलिए थोड़ा सा पारा जो वाष्म है इसका कम उपयोग किया जाता है, यह भी आप सब याद रखेंगे। हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आखिर रखरखाव में मदद करता है, यह कौन सा है? पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि में और आदि रखरखाव में मदद करता है, यह कौन सा है? तो याद रखेंगे यह आपका हो जाएगा कौन सा? तो आपका प्रोटीन हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शरीर के मदद के लिए, शरीर के विकास के लिए आपको प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी होता है, यह बात आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है घेघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, हमें आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं, हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं, तो किससे कर सकते हैं? हम आयोडीन जो प्राप्त कर सकते हैं वो साथियों आयोडाइज नमक से कर सकते हैं। किससे करते हैं? तो आयोडाइज नमक से करते हैं, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, घेघा जो है साथी यह आयोडाइज की कमी से होता है, यह भी याद रखेंगे। आप सभी को पता होगा कि घेघा जो एक प्रकार का जो बीमारी है ये कहाँ पे होता है? तो व्यक्ति के गर्दन में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? तो व्यक्ति के गर्दन में हो जाता है साथियों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो कहता है पंछियों के बारे में इनमें से क्या सही है? साथी पंछियों के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा आपका क्या? तो पंछी तैरने के लिए पंखों का उपयोग करते हैं, यह क्या है? आपका गलत है साथियों। पंछी जो है यह तैरने के लिए नहीं बल्कि उड़ने के लिए अपने पंखों का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे इस कथन को ध्यान दीजिएगा। ऐसे ऐसे गलती आप लोग एग्जाम में बिल्कुल मत करिएगा। ऐसा ऐसा जो आपका बेसिक प्रश्न है यहाँ पे आपको गलती ढूंढना है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो कहता है पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवश्यक आवरण को कहते हैं क्या? पृथ्वी के चारों तरफ जो हवा होते हैं साथियों, यह अदृश्य आवरण को क्या कहेंगे? तो कहेंगे साथी क्या? जलमंडल कहेंगे, याद रखिएगा। क्या कहेंगे इसको हम क्या कहेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहेंगे वायुमंडल कहेंगे साथियों, याद रखेंगे। थोड़ा सा हम भी आज तबीयत एक्चुअली में मेरा आज ठीक नहीं है और प्लस में आपका 3 क्लास आज लेना था, तो थोड़ा सा आज हम भी परेशान हैं। थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। कभी कभी हम भी आदमी हैं, थोड़ा तबीयत खराब हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका वायुमंडल हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करें, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कहता है किसी चीज़ को जलाने में किस गैस का ज़रूरत होता है? किसी चीज़ को जलाने में किस गैस का ज़रूरत होता है? तो याद रखेंगे यह आपका हो जाएगा कौन सा? तो ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है, याद रखेंगे। ऑक्सीजन किसी वस्तु को जलाने में सहायक होता है, इस बात को याद रखेंगे। और CO2 जो है यह आग बुझाने की आवश्यकता होती है, इसको याद रखेंगे। CO2 की क्या करता है? तो CO2 साथियों आपका आग बुझाने का कार्य करता है, जो कि ऑक्सीजन जो है यह आग लगाने का काम करता है। चलिए बाद में अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है धुआं ऊपर उठता है क्योंकि क्या होता है? धुआं ऊपर क्यों उठता है? यह लॉजिक वाला प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है साथियों साइंस का।
कि धुआं ऊपर क्यों उड़ता है, यह कभी हम लोग सोचे हैं क्या कि धुआं ऊपर क्यों जाता है? तो याद रखेंगे क्यों जाता है, क्योंकि साथियों गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है, इसलिए धुआं ऊपर की ओर जाता है। और धुआं क्या है, तो एक प्रकार का वायु है साथियों, यह भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं हम आगे। तो कहता है मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि में जो सूर्य होता है साथियों, ये किस क्षेत्र में दिखेंगे? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो अंटार्कटिक क्षेत्र में दिखेंगे। ठीक है, मध्य रात्रि साथियों सूर्य एक प्राकृतिक घटना है जो कि गर्मियों के महीनों में अंटार्कटिक वृत्त उत्तर या फिर अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में दिखते हैं, और जब स्थानीय मध्यरात्रि में सूर्य दिखाई देता है, यह भी बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका सारा का सारा हम कंटेंट बता दिए हैं कि कब दिखाई देता है, कहाँ दिखाई देता है। तो अगर आपसे कुछ भी प्रश्न इससे पूछा जाए तो 100% कि आप इसको नहीं छोड़ेंगे। आगे हम बात करें तो कहता है ध्यान दीजिएगा कि भारत में धमेक स्तूप जो है यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथियों क्या? तो याद रखेंगे सारनाथ में है। ठीक है, सारनाथ में है, इसको याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि धमेक स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहाँ बुद्ध भगवान के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लेकिन बाद में साथियों कुछ जांच पड़ताल के बाद क्या हुआ है, तो ब्राह्मण्य शिष्यों को पहला उपदेश यहाँ पे दिया गया था, यह भी पता यहाँ से चल रहा है। तो सारनाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अशोक के बारे में पढ़ेंगे, आप गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, तो यह स्थान जो है, यह स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, आपको हमेशा वहाँ पे सुनने के लिए मिल सकता है। बात करें हम आगे तो कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अभी हम ऊपर के स्लाइड में बोले हैं कि आप सभी से जितना हो सके सारे दिवस को आप लोग याद कर लीजिएगा। जितना दिवस मनाया जाता है लगभग आप लोग याद रख लीजिएगा। आपको वहाँ से कंफर्म है कि इस बार एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन लड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे। इसका राइट आंसर जो होगा वो कब हो जाएगा, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वहीं आपसे पूछा जाए कि 23 जून को क्या मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। वहीं पूछा जाए 22 अप्रैल की विशेषता, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और अंतिम जो है आपका 23 जुलाई, इसको क्या मनाता है, तो इस दिन को साथियों राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चारों का यह दिवस जो है महत्वपूर्ण दिवस है, इसको याद रखते हैं, आप सभी याद रखिएगा। ठीक है, आपसे विनती है कि थोड़ा सा क्लास को शेयर कर दें, ताकि अपना, हम बार बार बोलते हैं कि अपना फैमिली को बड़ा कीजिए, अपने ग्रुप को बड़ा करें, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट ला पाएँ, हम लाइव आपके सामने आ पाएँ और बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आएँ। हम कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 टीचर से भी बात कर रहे हैं, ताकि आपका बहुत ही अच्छे ढंग से आपको सिलेबस पढ़ाया जाए। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अपना परिवार बड़ा हो सके। परिवार बड़ा होगा तभी हम और भी आपके लिए कंटेंट, और भी आपके लिए सब लागत लगा पाएंगे यहाँ पे, तभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हम कहाँ से अकेले कर पाएंगे, आप लोग ही बताइए। थोड़ा सा बस परिवार बढ़ाना है, आप लोग शेयर करिए जितना हो सके, ताकि हम आपका सब कुछ घर बैठे आपको सारा का सारा सिलेबस यहाँ पे यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छे ढंग से, बहुत बेहतर शब्दों में। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप हमारे प्रॉब्लम को समझेंगे, आप अपने भी प्रॉब्लम को समझेंगे, और आगे इस कड़ी को बढ़ाएंगे, अपने परिवार को और भी बड़ा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कहता है मौसम में सभी परिवर्तन के डैश कारण होते हैं। मौसम में परिवर्तन के जो डैश कारण होते हैं वो क्या होते हैं, तो याद रखेंगे आपका सूर्य होते हैं। ठीक है, मौसम में सभी परिवर्तन के जो कारण होते हैं सूर्य के कारण होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप सब। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कहता है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा कौन सा नहीं है, तो यहाँ से हमको बताने का ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे ऑप्शन को देखकर मुझे लगता है कि आप सही कर पाएंगे। ठीक है, प्राकृतिक आपदा यहाँ पे कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो याद रखिएगा सड़क दुर्घटना जो है यह प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव का गलती से होता है।
कहीं ना कहीं सामने वाला व्यक्ति या फिर कोई और जो चला रहा है वाहन वो व्यक्ति कोई ना कोई व्यक्ति गलती करता है, तभी यह सड़क दुर्घटना देखने को हमें मिलता है। ठीक है, बाकी आपका जो यह तीनों है, यह बाढ़, भूकंप और दावन नल जो है, ये सारे जो है यह आपका प्राकृतिक आपदा है, याद रखेगा। ठीक है, बात करें हम आगे तो कहता है कि भारतीय प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं। अब भाई यह क्वेश्चन जो है यह आपको बताने का मुझे नहीं लगता है ज़रूरत है, और ऐसे ऐसे प्रश्न अगर आपको बताना पड़ेगा फिर आप, मुझे नहीं लगता है कि आप बिहार में टीचर बनने योग्य होंगे। तो इसका आंसर आप लोग जरूर से कमेंट बॉक्स में लगा दीजिएगा। आप सभी से विनती है, इसको आप लोग कर दीजिएगा ताकि हमें लगे कि हम जिसको पढ़ा रहे हैं, हम जिसको बता रहे हैं वो बिहार के लिए एक्चुअल में बिहार के टीचर बनने योग्य हैं। ठीक है, आप सबको पता होगा कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, और कहाँ पर किया जाता है तो आप सब लोग इसको जल्दी से बता दीजिए। इसका आंसर हम नहीं बताने वाले हैं। बात करें अगर आगे तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है। आसमान में जब पक्षी उड़ती है तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको क्लियर होने दीजिए, फिर हम आपको आंसर बताते हैं। ध्यान देंगे, गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा दोनों उसमें क्या होता है साथियों, पक्षी में स्थित होता है, याद रखेंगे। जब पक्षी आसमान में उड़ती है तो उसमें क्या विद्यमान होते हैं, तो गतिज ऊर्जा होता है और स्थित ऊर्जा होता है, दोनों होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। बात करें हम आगे तो कहता है उष्मा की खोज किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, उष्मा की खोज जो की गई थी साथी, ये किनके द्वारा किया गया था, तो याद रखेंगे आपका जेम्स प्रेस्कॉट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो जेम्स प्रेस्कॉट जूल के द्वारा किया गया था। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और साथियों ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत की नींव रखी थी। इनके बाद इन्होंने उस प्रायोगिक के पहले नियम को प्रवाहित किया था। उसके बाद आपका साथियों उष्मा की खोज किया था, और यह सिद्धांत को किसने रखा था, तो जेम्स प्रेस्कॉट जूल के द्वारा रखा गया था। इस बात को अच्छे ढंग से याद रखेंगे। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है। किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर साथियों सेकंड, नियोन, जो कि ठोस भी हम इसे कहते हैं। इस यौगिक का जो बंधन होता है यह सबसे कमजोर होता है, इस बात को याद रखेंगे। और हीरे में मजबूत संयोजक बंधन होते हैं, यह भी बात आप लोग याद रखेंगे हीरे के संदर्भ में। आगे हम बात करें तो कहता है निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है। बहुलक कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा ग्लूकोज जो है आपका, यह क्या है साथी, तो यह बहुलक नहीं है। अच्छे ढंग से इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगर उदाहरण की हम बात करें तो साथियों सेल्यूलोज जो है, प्रोटीन जो है, और आपका ग्लाइकोन है, यह क्या है, तो यह बहुलक है। यह भी आप लोग याद रखेंगे। तीनों जो है यह बहुलक है, जो कि ग्लूकोज है यह बहुलक नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कहता है निम्नलिखित कथन पश्मीना ऊन से संबंध है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, कूट के माध्यम से पहले हम आपको आंसर बताएंगे, फिर हम आपको इसके बारे में अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ए और सी कह रहा है सही कथन है। चलिए हम समझते हैं ए और सी को। सबसे पहला है ए, ये बहुत गर्म होता है, और सी, ये हाथ से यहाँ से बुनी जाती है, यह कहा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, पश्मीना एक उत्तम प्रकार की कश्मीरी ऊन है, यह आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। यह आपसे पूछा गया है कि पश्मीना ऊन क्या है, तो याद रखेंगे पश्मीना ऊन जो है यह एक प्रकार की उत्तम प्रकार की कश्मीरी ऊन है, और इसे पश्मीना जो है बकरी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए बात करते हैं हम आगे, तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑक्सीटोनिस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, ऑक्सीटोनिस जो है साथी यह फ्लोरीज और सभी पादप हार्मोन्स में, जबकि ऑक्सीटोनिस मानव सहित स्तनधारी में भी पाया जाने वाला हार्मोन्स है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, थोड़ा सा इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और आपसे एक रिक्वेस्ट हम करते हैं, हमेशा हम क्लास में बोलते हैं
कि हम जब भी पढ़ाएं, जब भी हम क्लास लें, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठा करें। अब इसके बारे में हम 2-3 लाइन बता रहे हैं आपको, तो क्या आपको वीडियो देखकर याद रहेगा? नहीं रहेगा। तो उसको नोट डाउन कर लिया कीजिए, ताकि आने वाले समय में किसी भी एग्ज़ाम को आप दें तो आपके लिए एक वन लाइनर नोट्स तैयार रहे। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखा कीजिए। हर रोज यह बोलने की जरूरत नहीं है हमें। कहता है निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। अब विषम का चयन करना है, ध्यान दीजिएगा इसमें से कौन सा है, तो याद रखिएगा यह आपका पराग जो है, यह आपका हो जाएगा पराग नली, जो कि पेलिकल है, यह आपका साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, याद रखेंगे इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगर इसके बारे में हम बात करें कि विषम है, यह विषम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि वर्णिकाग्र वर्णिका और अंडाशय फूल के मादा प्रजनन के अंग है, और पराग कोश तंतु और पराग सभी पुष्प के नर अंग हैं। इसको याद रखेंगे आप सभी। उसके बाद हम इस प्रकार के परागनली और पेनिकल विषम हैं, यह भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सभी आपको हम बता दिए हैं। आपको ऑप्शन 1 बता दिए, ऑप्शन 2 बता दिए क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से इसका कार्य होता है, तो इसको याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, चलिए बात करें हम आगे। तो कहता है होशियार मैं सुल्तान डैश हूँ, होशियार मैं सुल्तान डैश हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। सबसे पहले तो आप सभी को यह बताना है कि ये जो कुचिपुड़ी नृत्य है यह किस राज्य का नृत्य है, यह आपको सबसे पहले बताना है। ठीक है, उसके बाद आपको इसका आंसर देना है कि मैं होशियार मैं सुल्तान डैश हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। इसका आंसर क्या होगा, निम्नलिखित शासकों में से सही नाम का चयन करें, रिक्त स्थान को भरें। चलिए देखते हैं कौन सा शासक के द्वारा यह कथन कहा गया है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अब्दुल हसन के द्वारा। ठीक है, अब्दुल हसन के द्वारा कहा गया है, यह भी बात आप लोग अच्छे ढंग से याद रखेंगे। बात की जाए अगर इनके बारे में, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सुल्तान अब्दुल हसन को संगीत और कुचिपुड़ी नृत्य का बहुत ही ज़्यादा शौक था, और अब्दुल हसन तानाशाह के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, जो कि गोलकोंडा के कुतुब शाही वंश के 8वें और अंतिम शासक थे, ये उनको याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताया गया है, तो याद रखिएगा। चलिए बात करें हम आगे। तो आपको जो हम होमवर्क दिए हैं यह आपको बताना है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है। ये आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, आपको यह बात हम बताना ही है कमेंट में, तो आप लोग ज़रूर से बताएंगे। चलिए आगे हम बात करें, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। आप लोग कमेंट से बचना चाहते हैं, आप लोग आंसर देने से बचना चाहते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आंसर दीजिएगा, आप लोग आंसर को ढूंढिएगा, गूगल कीजिएगा, तभी आपको एक से एक बेहतर आंसर मिलेगा और आपको और भी जानकारी मिलेगा। जब भी कोई चीज़ सर्च करते हैं तभी हमको कोई चीज़ का जानकारी मिलता है साथी, इसलिए जितना कोशिश कीजिए कि आप सर्चिंग को किया करें। ठीक है, ताकि आपको एक से एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त होते रहे और आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी होते रहें। चलिए बात करें हम यहाँ। कहता है 1878 में किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था। 1878 में जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी क्या, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड लेटन के शासनकाल में हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, इसको पारित किया गया था। और यह जो था साथी, यह वर्नाक्यूलर एक्ट क्या था इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो जो यह एक्ट था यह प्रेस एक्ट था, याद रखिएगा। जो भी उस समय के प्रेस थे, जो भी उस समय के समाचार पत्रिका थे, उन पे पाबंदी लगाने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। और इस एक्ट के तहत साथियों जो भी प्रेस गलत न्यूज़ छापता था राजद्रोह उसको माना जाता था, और उसको राजद्रोह के रूप में उसका सारा का सारा मशीन होता था, उस पर मशीन को अपने अधिकार में ले लिया जाता था, छपाए मशीन को, और साथ में साथ उनको जो उस संपादक हैं, जो उस पत्रिका के संपादक हैं, उन पे फाइन भी लगा दिया जाता था। तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह एक प्रकार के साथियों भारतीयों का मुंह बंद करने के लिए अंग्रेजों की तरफ से यह एक्ट को लाया गया था, यह भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए बात करें हम आगे। तो कहता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखेंगे रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किया गया था यह साथियों स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रामकृष्ण मिशन एक हिंदू और आध्यात्मिक संगठन था, जिसकी अगर बात की जाए तो साथियों याद रखेंगे इसकी स्थापना पूर्ण रूप
अच्छी ढंग से, तो 1 मई को कब हुआ था, 1 मई 1897 को। याद रखेंगे किनके द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। यह एक हिंदू आध्यात्मिक संगठन था और इसका 1 मई 1879 को इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं हम आगे। तो कहता है कि किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि को लौटा दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, 100% श्योर हैं। तो याद रखेंगे जलियांवाला बाग नरसंहार, आप सभी को पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसको आप कौन भारतीय नहीं जानता होगा, सभी भारतीय इससे परिचित होंगे। तो इस घटना के बाद साथियों सभी भारतीय अस्त व्यस्त हो गए थे। सभी भारतीय जितना भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो सभी कहीं ना कहीं सभी के मन में इस बात को दुख हुआ था, इस मन से उनको बहुत ही ज़्यादा अथी हुआ था, क्योंकि इस जो नरसंहार हुआ था ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का छल था, एक प्रकार का बेईमानी था। किसी भी प्रकार से किसी को संदेश नहीं दिया गया था और सारे व्यक्तियों पे, बच्चे बूढ़े जवान, सब पे, निहत्थे व्यक्ति पे, सब पे जनरल डायर के द्वारा साथियों गोली का बौछार किया गया था। यह कब किया गया था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 3। और यह भी याद रखेंगे कि 13 अप्रैल 1919 को यह साथियों यह जालियांवाला नरसंहार किया गया था। ठीक है, जो कि साथियों अमृतसर में है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। तो कहता है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी लैम्प जो है साथी यह किसने किया था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हम्फ्री डेवी के द्वारा। ठीक है, हम्फ्री डेवी के द्वारा साथियों सेफ्टी लैम्प ज्वलनशील वातावरण में उपयोग के लिए एक सुरक्षा लैम्प था, जिसका आविष्कार 1815 में किया गया था। देखिए सारा इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं ताकि आपको कहीं पे गूगल करना ना पड़े, कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़े, सब कुछ हम आपको बता रहे हैं। तो आप सब इतना होने के बाद भी आप लोग थोड़ा सा वीडियो को नहीं आप लोग शेयर करते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, तो थोड़ा सा तकलीफ़ होता है हमें मेहनत करने में। तो थोड़ा सा वीडियो को सबसे पहले तो आप लोग पूरा देखा करें। आपके लिए बनाया जा रहा है, ना कि इसमें मेरा कोई फ़ायदा है, आपके लिए बनाया जा रहा है ताकि आप एग्ज़ाम को बेहतर कर पाएँ। ध्यान दीजिएगा, कहता है सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसके आरंभ में किया गया था, किसने प्रारंभ में किया था, यह कह रहा है। इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे कब किया गया था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। वो अभी कब, तो 1859 में। ठीक है, 1859 में सोम प्रकाश समाचार पत्र की स्थापना की गई थी। तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सभी मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न हैं, इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिससे केवल नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वीवर या फिर डर्जिंग चिड़िया कहते हैं। ठीक है, डर्जिंग चिड़िया इसको कहते हैं या फिर वीवर कहेंगे। यह साथियों अगर बात की जाए इसके बारे में तो याद रखेंगे यह पक्षी घास के तनों और अन्य पौधे के रेशों का उपयोग करके घोंसले बनाने की तकनीकी के लिए जाना जाता है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। कहता है यहाँ ध्यान दीजिएगा, भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ अवस्थित है। भरतपुर पश्चिम बिहार जो अवस्थित है यह कहाँ है, तो राजस्थान के साथियों राजस्थान में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, और बात की जाए इसके बारे में तो साथियों राजस्थान में स्थित भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है और इसे 1971 में संरक्षित अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह भी बात आप लोग याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कब इसको अभ्यारण्य के रूप में स्वीकार किया गया था, तो याद रखेंगे 1971 में। भारत में उच्चतम साक्षरता दर डैश है। भारत में उच्चतम साक्षरता दर डैश है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 केरल का। ठीक है, केरल का साक्षरता दर जो है तो कितना है, तो याद रखेंगे 90 कितना है, याद रखेंगे साथियों केरल का जो है 93.91% है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात की जाए लक्षद्वीप की तो सेकंड नंबर पर लक्षद्वीप आता है जिसका 92.28% साक्षरता दर है। ठीक है, वहीं पे अगर भारत की साक्षरता दर बात की जाए तो भारत की साक्षरता दर कितना है, तो याद रखेंगे 74.04% है। ये सभी जो आंकड़ा है यह आप याद रखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार है। अभी नया जनगणना आने वाला है तो शायद आंकड़ा बदल जाए, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। लेकिन जब तक नया आंकड़ा नहीं आता है आपको 2011 का ही आंकड़े को याद रखना है, यह भी बात आप लोग याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा युग्म सही है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, कौन सा युग्म सही है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है जम्मू और कश्मीर जो जिला दर्रा यहाँ पे है यह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर यह हो जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए नगला दर्रा के बारे में, तो यह नगला दर्रा कहाँ पे है, तो याद रखेंगे नगला दर्रा जो है यह आपका लद्दाख में है। कहाँ है, लद्दाख में है, जो कि यहाँ पे गलत दिया गया है। उसके बाद अगर बात की जाए साथ ही नेक्स्ट नाथुला दर्रा की, तो यह नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में है। और आपका जो उसके बाद आता है सिपकीला, यह सिपकीला दर्रा जो है यह कहाँ पे है, तो यह हिमाचल प्रदेश में है। तो इसको आप लोग सही ढंग से याद रखिएगा, सही कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम आगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है। साथ ही पटना हवाई अड्डे का जो नाम है वह क्या है, तो याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह बिल्कुल सही है, याद रखेंगे। अगर बात की जाए इसके बारे में, तो याद रखिएगा इसका नाम जो साथियों पड़ा था, किन पे पड़ा था, तो याद रखेंगे स्वतंत्रता के बाद कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण के नाम पर इसका नाम पड़ा था। तो यह आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें हम इसके बारे में आगे, तो चलिए आगे आपका जो प्रश्न है कहता है बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है और वर्तमान में ये बहुत ही ज़्यादा मुद्दा, कहीं ना कहीं करेंट का मुद्दा है। बहुत ज़्यादा लॉकडाउन के बाद देखा जा रहा है कि यह मुद्दा उठ रहा है बार बार लगातार। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, कच्चे माल की कमी है, पूंजी और धन की कमी है, बिजली की कमी है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन की मुख्य समस्या कच्चे माल, पूंजी, धन की कमी, बिजली की कमी सभी है। इसलिए आप लोग याद रखेंगे। और जब 2000 ईस्वी में बिहार का विभाजन हुआ झारखंड के साथ, तो जो दक्षिण बिहार था, जितने भी मिनरल्स वाला क्षेत्र थे, वो तो आप सबको पता होगा कि वो अब झारखंड में चल गया है। तो इसलिए वहाँ थोड़ा सा पिछड़ापन देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सच में बिहार पिछड़ा है, लेकिन दिखावा किया जाता है कुछ सरकार के द्वारा, कुछ यहाँ के लोगों के द्वारा। बिहार में जितने लोग हैं, जितने बिहार में वर्कर हैं, वो दूसरे राज्य को विकास कर रहे हैं। अगर चाह ले, अगर अच्छे ढंग से काम किया जाए तो अपना राज्य क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन इस पर हम लोग बहस नहीं करना चाहते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। कभी समय मिलेगा तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान देंगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन से शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 साथियों। कौन सा है, तो कोझिकोड जो है, कालीकट इसको कहते हैं। ठीक है, जो कि गोवा मुंबई में स्थित है, याद रखेंगे। और यही कालीकट साथियों याद रखिएगा, यही कालीकट जो क्षेत्र था, यही कालीकट जो आपका तट था, यहाँ पे कौन आता है, तो वास्को डी गामा आता है पहली बार भारत की यात्रा पर। ठीक है, कब, तो 1458 में। ठीक है, कब, 1458 में आप देखेंगे वास्को डी गामा भारत आता है, जो कि कहाँ आता है आपसे पूछा जाए तो यही कालीकट था, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे। तो कहता है कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, ये है किस भारतीय राज्य के रहने वाले हैं। कर्णमल मल्लेश्वरी जो हैं यह एक वेट लिफ्टर हैं और यह किस भारतीय राज्य की रहने वाली हैं, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, याद रखेंगे। कहाँ की रहने वाली हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, इसको याद रखेगा आप सब। बात की जाए इनके बारे में, तो यह भी याद रखेंगे कि इन्होंने ओलंपिक 2000 ईस्वी में कांस्य पदक जीता था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और यह पहली महिला बनी थी। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। और याद रखेंगे आपका राजशाही जो शब्द है, राजशाही जो शब्द है साथी, यह क्या है, तो यह अपने प्रस्तावना में शामिल नहीं है। अपने प्रस्तावना में क्या क्या शामिल है, गणतंत्र की बात की गई है, न्याय की बात की गई है, समानता की बात की गई है, बंधुत्व की बात की गई है, अखंड की बात की गई है, लेकिन यह राजशाही की बात नहीं की गई है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे हम बात करें तो कहता है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
साथियों, लोगों द्वारा संघर्ष जो है यह लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है, लोकतंत्र का प्रसार नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, उपनिवेशवाद का अंत और स्वतंत्रता के लिए लोगों की इच्छा लोकतंत्र के प्रसार की ओर ले जाती है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें हम आगे, तो कहता है भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कई बार आपको बता दिया गया है हमारे क्लास में कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए, राष्ट्रपति किस आधार पर चयन होते हैं, उनका कौन कौन से आर्टिकल, कौन कौन से अनुच्छेद से उनका संबंध है, तो ये सब हम कई बार आपको बता दिए हैं। अब इसका आंसर बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी क्या, वह देश का औपचारिक मुखिया होते हैं। ठीक है, वह क्या होते हैं, देश का औपचारिक मुखिया होते हैं, इसको याद रखेंगे। औपचारिक मुखिया का मतलब है कि बस दिखावे के लिए वो देश के प्रमुख व्यक्ति होते हैं। आप लोग पता होगा कि हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत के प्रथम व्यक्ति होते हैं, सबसे महान व्यक्ति, सबसे बड़े व्यक्ति होते हैं, सबसे पहला व्यक्ति होते हैं, इसलिए कहा जा रहा है। और आप सबको पता होगा कि अपने देश में, अपने समाज में जो घर का सबसे मेन मुखिया होता है उसको मुखिया कहा जाता है, उसको मालिक कहा जाता है। लेकिन औपचारिक रूप से जो कर्ता धर्ता होते हैं वह कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। जिस प्रकार से अपने घर में कर्ता धर्ता अपने पिताजी होते हैं या फिर अपने बड़े भाई होते हैं और दादाजी एक प्रकार के मुखिया होते हैं, सिर्फ उसी प्रकार से आपको समझना है कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति की स्थिति है वह इसी प्रकार है। चलिए बात करते हैं आगे, तो ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा यहाँ पे समझना है आप सभी को कि कौन सा संस्था कर सकती है। तो संशोधन करने का जो अधिकार है भारतीय संविधान में वो सिर्फ भारतीय संसद को है और किसी को नहीं है, याद रखेंगे। और संशोधन का मतलब होता है बदलाव। ठीक है, जैसे मानकर चलिए किसी संविधान के कोई ऐसा अंग है, संविधान का कोई ऐसा अंश है जिसमें कुछ गलती है, ठीक है, उसको बदल कर दूसरा चीज़ लाना उसको संशोधन कहेंगे। और यह हमारे भारतीय संविधान में किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है, तो यह भी याद रखना है आप सभी को, क्योंकि बहुत ही फेमस यह आर्टिकल है। 368 के अंतर्गत क्या होता है, तो हमारे भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, याद रखेंगे। कोई भी संशोधन होता है जो कि पुराना कानून है, पुराना अधिनियम है, उसको बदलकर नया अधिनियम लाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ होगा, तो 368 के अंतर्गत। आगे बात करें तो कहता है सिविल सेवा क्या कहते हैं, सिविल सेवक जो है यह क्या करते हैं, तो आप लोग बताइए सिविल सेवक जो है यह क्या करते हैं। आप सभी को यह प्रश्न का उत्तर देना है। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा, यहाँ और भी हम ऑप्शन को देख लेते हैं फिर उत्तर देना उचित होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, वे मंत्री के निर्णय को क्या करते हैं, लागू करते हैं। एक सिविल सर्वेंट जो होता है, एक सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो किसी भी मंत्री के द्वारा या फिर सरकार के जो नीति होता है उस नीति को जनता तक पहुंचाते हैं। यही सिविल सर्विस में हम लोगों को सिखाया जाता है, तो इसको याद रखना है आप सभी को। ठीक है, सिविल सर्विस में लोग क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी प्रकार से जनता का, किसी न किसी प्रकार से वो अपने समाज का विकास करना चाहते हैं, भला करना चाहते हैं, वही व्यक्ति सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं ना। और सिविल सर्विस में जाने के बाद जो सरकार का नीति होता है उस नीति को पूरा करना ही सिविल सर्वेंट का कार्य होता है। चलिए बात करते हैं हम आगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आप सभी लोग। कहता है निम्नलिखित में से कौन जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खेल का मैदान जो है यह क्या करता है, तो जनमत का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, समाचार पत्र की अगर बात की जाए, रेडियो की बात की जाए, शैक्षणिक संस्था की बात की जाए, तो यह सभी जो है यह जनमत का निर्माण करते हैं, इसको याद रखेंगे। खेल कूद का मैदान जो है यह कहीं ना कहीं जनमत का निर्माण नहीं करता है, इसको अच्छे ढंग से आप लोग याद रखेंगे। वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अधिक प्रयोग हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समय की बात की जाए तो आज वर्तमान में जो आप लोग करेंट अफेयर को अगर पढ़ रहे होंगे तो आप लोग अच्छे से इससे अवगत होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों प्लास्टिक मनी का। ठीक है, किसका, तो प्लास्टिक मनी का किया जा रहा है, याद रखेंगे। प्लास्टिक मनी से तात्पर्य क्या है, तो याद रखेंगे
वर्तमान में कागज़ के पैसे से अलावा अगर बात की जाए तो प्लास्टिक मनी की तेज़ी से उपयोग किया जा रहा है। प्लास्टिक मनी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में हुई थी, याद रखेंगे साथियों। और यह नकदी के एक विकल्प हैं, जो कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सभी इसमें आते हैं, आप सभी को पता होगा। ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर क्या होगा? साथ ही नीति आयोग के बारे में आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर बात की जाए इनके बारे में तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। किसके स्थान पर? तो यह भी याद रखेंगे। साथ ही नीति आयोग की स्थापना किसके आधार पर की गई थी? तो यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें हम आगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न में ध्यान देंगे तो कहता है यहाँ पे, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहाँ पे क्या होना चाहिए? तो याद रखेंगे साथियों, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में अस्तित्व हो, इसको कहते हैं हम क्या? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप सभी को यह बताने में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो अपना भारत है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था को मानता है, लेकिन अमेरिका की अगर बात की जाए तो वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानता है। अगर रूस की बात की जाए तो वह साम्यवादी अर्थव्यवस्था को मानता है। अगर चाइना की बात की जाए तो वह समाजवादी व्यवस्था को मानता है। तो इस तरह से आप लोग याद रखेगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होता है जो कि दोनों का मिश्रण होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था भी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है, जो कि भारत इस अर्थव्यवस्था को पालन करता है। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही क्या? तो बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना जो है यह क्या है? तो यह वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम आगे तो कहता है, नीचे दिए गए कथन है, कथन 1 और कथन 2 स्टेटमेंट वाला आपका यह क्वेश्चन है, इस पर हम बात करेंगे। तो कथन 1 जो कह रहा है, ध्यान देंगे, पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल और केरल के लोग ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं, कथन 1 थे। कथन 2 की बात की जाए तो जो चीज़ें जहां आसानी से पैदा होती है वहां पर वे ज़्यादा खाई जाती है। अब हम स्टेटमेंट में देखते हैं कि दोनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर साथी होना चाहिए कथन नंबर 4, ठीक है, कथन नंबर 4 होना चाहिए कि कथन जो 1 है यह गलत है, परंतु कथन जो 2 है यह क्या है? सही है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो की बात की जाए तो साथी याद रखेंगे, यह आपका निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किनके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, याद रखेंगे। और इसके बारे में याद रखिएगा कि अमीर खुसरो एक सूफी संगीतकार, कवि और साथियों विद्वान था, जो कि दिल्ली के चिश्ती आदेश निजामुद्दीन औलिया के सूफी संत के एक रहस्यवादी आध्यात्मिक शिष्य था, इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे तो यहाँ पे कहता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह साथियों खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह खेल क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें तो कहता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओंगी रहते हैं? ध्यान दीजिएगा, किस क्षेत्र में ओंगी रहते हैं। अब यह क्या ओंगी क्या होता है समझेंगे, पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लिटिल अंडमान, ठीक है। लिटिल अंडमान में क्या रहते हैं? ओंगनी रहते हैं। अब यह ओंगनी होता क्या है? तो याद रखेंगे साथ ही यह एक प्रकार का जनजातीय है, ठीक है। क्या है? एक प्रकार का जनजातीय है जो कि अंडमान में निवास करता है, ठीक है। और इसका बात की जाए आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंचाई के माध्यम से के बारे में सही कथन है? सिंचाई के माध्यम से जो सिंचाई के बारे में जो कथन कह रहा है, कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो याद रखेंगे साथियों, ऑप्शन नंबर 3 जो है, ड्रिप तंत्र पहलदार पौधे, बगीचे एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है, यह कथन बिल्कुल सही है, इसको याद रखेंगे आप सब। आगे बढ़ते हैं तो कहता है, त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई
15 मील दूर एक द्वीप के स्थान का पहचान करें। वो कौन सा द्वीप है? तो याद रखेंगे साथी, वह आपका द्वीप है कौन सा? तो यह आपका हो जाएगा साथियों एल्फीटा गुफाएं। क्या है? एल्फीटा गुफाएं जो है यह आपका कहाँ है? तो त्रिमूर्ति की मूर्तियाँ के लिए प्रसिद्ध है, जो कि मुंबई से 15 मील दूर है, एक द्वीप है। इसको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा आप सभी। बात करें हम आगे तो कहता है राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी ऑप्शन नंबर साथियों 1 मध्य प्रदेश जो है यह भारत की सबसे ज़्यादा क्या है तो राष्ट्रीय उद्यानों वाला स्थान है, इसको याद रखेंगे। और अगर बात की जाए तो कुल साथियों 105 राष्ट्रीय उद्यान और 565 वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पे स्थित हैं। और मध्य प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय उद्यानों की अधिक संख्या है, यह भी आप सब अच्छे ढंग से याद रखिएगा। बात करते हैं हम आगे तो कहता है रविंद्रनाथ टैगोर को किस नाम से नोबेल पुरस्कार मिला था? बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखेंगे इसके बारे में। तो याद है आप सभी को कि यह आपका गीतांजलि के लिए मिला था साथी। क्या मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। कब मिला था? तो 1913 ईस्वी में मिला था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे तो कहता है निम्नलिखित का मिलान करें। देखिए उच्च मानचित्र है, राजनीतिक मानचित्र है, थीमेटिक मानचित्र है, और हम यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें से आपको मिलान करना है साथी। यहाँ पे आपको कुट के माध्यम से मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले हम इस पे बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम इस पे एक्सप्लेन करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले पर्वत पठार होगा, नदियाँ होगा, मैदान होगा, महासागर होगा, फिर साथियों पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप को दर्शाने वाले मानचित्र को बनाया जाएगा। ठीक है, जब तक हमारे देश में पर्वत नहीं होंगे, पठार नहीं होंगे, नदियाँ नहीं होंगे तो कोई भी मानचित्र क्यों बनेगा? ठीक है, मानचित्र क्यों बनता है कि उस स्थान को दर्शाया जाता है जो स्थान जिस क्षेत्र के लिए जाना जाता है। जैसे यहाँ पे पहाड़ है तो पहाड़ में मानचित्र को दर्शाया जाता है, यहाँ नदियाँ हैं तो यहाँ नदियों को दर्शाया जाएगा, इसलिए आपका कथन नंबर 2 आपका सही होता है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे तो कहता है खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसलें उगाते हैं उसको वर्गीकृत किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ ध्यान देंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 4 निर्वाह के लिए। ठीक है, किसान जो है साथी यह क्या करता है? तो यह निर्वाह खेती ज़मीन के छोटे टुकड़े पर होती है और इस तरह की खेती में आदिम औजार और परिवार या फिर समुदाय के श्रम का इस्तेमाल किया जाता है। जो छोटा किसान है उसके पास साथियों पूंजी नहीं होता है, उसके पास कोई लागत नहीं होता है और वो अपना छोटा सा भूमि का टुकड़ा में ही अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने निर्वाह के लिए कृषि का उपयोग करता है ताकि अपने जीवन यापन कर सके, अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। तो इसमें क्या होता है? इसमें छोटा पूंजी होता है और अपने परिवार के सारे समुदाय, अपने परिवार के सारे सदस्य मिलकर ही इस खेती को करते हैं। तो इस प्रकार से था। चलिए बात करते हैं आगे तो कहता है भारत के किस राज्य में अधिकतम कुल वन क्षेत्र हैं? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ पे राइट आंसर जो है साथी इसका क्या होना चाहिए? तो मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे सबसे अधिक क्या है? तो साथियों वन क्षेत्र हैं। कितना है यह भी आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा कि 77,000 लिखते चलेंगे, 77,700 साथियों यहाँ पे क्या है? तो वर्ग किलोमीटर के साथ बनावरण के साथ मध्य प्रदेश जो है यह देश का सबसे पहला स्थान हासिल करता है वन के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। निम्नलिखित में से कौन लॉन टेनिस खिलाड़ी नहीं है? देखिए यहाँ पे बताना है आप सभी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 साथियों टाइगर वुड्स जो है यह क्या है? तो लॉन टेनिस खिलाड़ी नहीं है, इसको याद रखना है आप सबको। चलिए उसके बाद आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन मानचित्र का घटक नहीं है? मानचित्र का घटक कौन सा नहीं है? तो याद रखेंगे साथी आपको ज्योग्राफी में मानचित्र पे पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। ज्योग्राफी आसान करना है तो यकीन मानिएगा आपको मैप पे पकड़ बनाना होगा। ठीक है, मैप पे अगर आप पकड़ बना लेते हैं तो 50% से ज़्यादा आप ज्योग्राफी को समझ लेते हैं।
तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो क्या होगा साथियों, तो याद रखेंगे आपका त्वरण हो जाएगा। क्या होना का, त्वरण हो जाएगा साथियों। नक्शा पृथ्वी की सतह या फिर उसकी किसी भाग का एक पैमाने के अनुसार समतल सतह पर खींचा जा गया है, जो कि रेखा चित्र कहा जाता है, इसको मैप कहा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कप या फिर ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर हो जाएगा संतोष ट्रॉफी जो है, याद रखिएगा यह आपका फुटबॉल से संबंधित है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह आपका हो जाएगा साथियों नालंदा विश्वविद्यालय जो है, यह विश्व का सबसे पहला क्या था, तो आवासीय विश्वविद्यालय था और विश्व का सबसे एक विख्यात विश्वविद्यालय था। तो अगर आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन रहे तो फिर आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आंख बंद कर कर आप विश्वविद्यालय कौन सा, तो नालंदा पे टिक लगा दीजिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो हम कल के सेशन में भी बताए थे, इसकी स्थापना आपका 13वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 13वीं शताब्दी में हुई थी, तो इसको याद रखिएगा। यह आपको बताना है कि किस शासक के शासनकाल में इसकी स्थापना की गई थी। और यह आपका अंतिम प्रश्न है जीएस का साथियों कि भारत के राष्ट्रीय झंडा में कौन सा रंग प्रयोग में लाया जाता है। यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है और हर भारतीय को यह जानकारी होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय जो झंडा है इसमें कौन सा रंग उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे साथी, यह आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नारंगी भी होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं और हरा भी होते हैं और इन सभी को मिला के क्या कहा जाता है, तो केसरिया कहा जाता है। यह बात आप लोग याद रखिएगा। केसरिया का मतलब होता है साथियों साहस और बलिदान, सफ़ेद का मतलब होता है साथ ही शांति और सच्चाई, हरा का मतलब होता है हरियाली और संपन्न। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा जो हमारा झंडा है साथियों, उसमें जो कलर है वह अपना एक एक कलर कुछ ना कुछ संदेश देता है और इस प्रकार से आपका यह होता है समाप्त। चलिए हम चलते हैं मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों पे। जल्दी जल्दी आप सभी को मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को हम बता देते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी सेट को लगा लेंगे और पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ को लेकर साथियों घर बैठकर आराम से सेट को लगाइएगा। सबसे पहला का जो प्रश्न कह रहा है, इसका सबसे पहला का आपका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगर बात की जाए सेकंड नंबर की, तो इसका आपका ऑप्शन साथियों 4 हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका आपका आंसर हो जाएगा साथियों 4 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 5 नंबर, अगर 4 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। और अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 5 की, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4। 6 नंबर की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। और अगर बात करें हम 7 नंबर की, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर 4। और अगर बात करें हम 8 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। 9 नंबर की अगर बात करें हम, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 10 नंबर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर बात की जाए 11 नंबर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी ऑप्शन नंबर 1। अगर बात करें हम 12 नंबर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगर बात किया जाए 13 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग और इसको आप लोग ज़रूर से बनाया कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैथ और रीजनिंग का, जो कि आपका 40 मार्क्स का है, कोई छोटा मोटा मार्क्स नहीं है। यह आपका कट ऑफ डिसाइड करेगा, आपका मेरिट डिसाइड करेगा, इसलिए आप लोग इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। यह पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे रहे हैं, एक दिन भी आपका अब्सेंट नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए ताकि आप अपने तैयारी को बनाए रखें। अब मात्र आपके पास 1 महीना बचा हुआ है, तो थोड़ा सा आप लोग प्रिपेयर रहिए, आपके लिए ही फ़ायदा होगा। फिर कब मौका आएगा आप सब जानते हैं कि कितना ज़्यादा बिहार में शिक्षक की बेहाल स्थिति की गई है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग ढंग से इस बार लग जाइए, आपका सिलेक्शन निश्चित है। 14 नंबर अगर प्रश्न की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगर 15 नंबर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगर 16 की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2। 17 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। और 18 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा।
19 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर 3। 20 नंबर की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 21 नंबर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 23 नंबर की हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 24 नंबर की हम बात करें 22 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। 23 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। 24 की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 3। 25 की बात की जाए तो इसका आपका हो जाएगा 3। सबको आप लोग ज़रूर से बनाइएगा, आपके लिए ही है तो थोड़ा सा आप लोग बनाइएगा, ज़रूरी है बहुत ही ज़्यादा। बात करें हम 26 नंबर क्वेश्चन की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। 27 नंबर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 28 की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। और 29 की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 30 की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 31 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। 32 की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगर 33 की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर 34 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 34 की अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 35 की बात करें हम तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। 36 की अगर हम बात करें तो यहाँ ध्यान देंगे कुछ क्वेश्चन आपका बच गया है, तो 36 की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। 37 की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। 38 की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। और आपका इस प्रकार से सेकंड नहीं साथियों, सॉरी सेकंड नहीं, हम थोड़ा सा भूल गए थे। इसका राइट आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से 38 नंबर प्रश्न कह रहा है, इसका राइट आंसर होगा साथी आपका ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। 39 नंबर क्वेश्चन की आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। और आपका यह अंतिम जो है प्रश्न 40 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा साथियों। तो इस प्रकार से आपका सेट नंबर 3 जो है यह होता है समाप्त। क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जल्द ही आपका एक और क्लास आ रहा है साथियों शाम को, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। वो आपका NCERT और प्लस में जो आपका सिलेबस में दिया गया है, जो आपका चेयरमैन के द्वारा बोला गया है स्केट बोर्ड का, तो यह भी आपसे पूछा जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन का हम मिश्रण बना रहे हैं, इसीलिए इतना थोड़ा टाइम लग रहा था, तो अब बनकर तैयार हो गया है। अब डेली आपको 30-30 क्वेश्चन का सेट वह भी लगाना है। ठीक है, तो NCERT प्लस स्केट का क्वेश्चन है साथी, जो कि क्लास 1 से लेकर, एक सेकेंड साथी, क्लास 1 से लेकर हम और क्लास 5 के लिए और 6 से लेकर 12 के लिए जितना भी NCERT का बुक था और जितना भी स्केट का मतलब BTBC का जो बुक था, उस सारे बुक को हम पढ़े हैं। पहले से भी हम पढ़ रहे थे, एक्चुअली में तैयारी दूसरे चीज़ का कर रहे थे, तो इसलिए तो आपका अचानक यह इन्फॉर्मेशन आ गया कि स्केट बोर्ड से पूछा जाएगा, BTBC से पूछा जाएगा, इसलिए हम और भी अच्छे ढंग से उसको पढ़ने लगे और उसका ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिए हैं। तो अब उसका भी क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग से विनती है कि उसको देखिएगा। आपका प्रैक्टिस सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वह भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वह आपका सिलेबस से डायरेक्ट मिलता जुलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग चीज़ों को समझिएगा। टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। और आपसे विनती है कि आप लोग शेयर ज़रूर करें। चलिए, जय हिंद।